आपने आरआरआर देखी? इन तुच्छे राक्षसों को छोड़ महासुर का संहार करना है। हाँ, भाई क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूं। और केजीएफ? आरआरआर और केजीएफ मूवीज अच्छी, यादगार, वेल एग्जीक्यूटेड मूवीज ही नहीं बल्कि मैसेज के लिए इमोशंस हैं जिन्हें आप अभी की डिबेट्स में, कमेंट सेक्शंस में या फिर लोगों के ज़हन और रूह पर हावी देख सकते हैं। फिल्म मेकर्स फिल्में बनाने से पहले 10 बार सोचते हैं क्योंकि वो इस बात से वाकफियत रखते हैं कि आरआरआर के साथ या फिर केजीएफ के साथ उनकी कंपैरिजन तो होनी ही है। केजीएफ चैप्टर 1 की सक्सेस डाउटफुल थी क्योंकि प्रशांत नील इससे पहले उग्रम डायरेक्ट कर चुके थे जो इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी, और आप यूं समझ सकते हैं कि उनका सही मानों में डेब्यू ही केजीएफ चैप्टर 1 के साथ हुआ था। और यश को रॉकी भाई बनने से पहले ज्यादा लोग ना ही जानते थे और ना ही ज्यादा लोग मानते थे। और इसी के बरक्स आरआरआर वाज एन ऑब्वियस सक्सेस क्योंकि एक तो ये एसएस राजमौली की फिल्म थी जो आरआरआर से पहले बाहुबली 1 द बिगिनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन जैसी फिल्में दे चुके थे, और फिल्म्स लाइक छत्रपति, मगधीरा, ईगा, सिमाद्री जैसी फिल्म्स की वजह से वो एक मैजिकल फिल्म मेकर कंसिडर किए जाते थे। आरआरआर की लीड में ऐसे एक्टर्स थे जो अपने पीक पर थे, लाइक जूनियर एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट एंड मैनी मोर। बॉक्स ऑफिस में आरआरआर मेड अप टू 1200 करोड़ और केजीएफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मेड अप टू 1200 प्लस crores and that was a bang on the box office। दोनों फिल्में बॉम्ब्स थी, लेकिन आरआरआर के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आने के बाद भी फॉरेन कंट्रीज में इसको थिएटर्स में रिलीज करने की ख्वाहिश की गई थी और लोग आरआरआर के लिए पागल हो रहे थे। और अगर इन दोनों मूवीज में से मुझे किसी एक को एक सिनेमैटिक मास्टरपीस का टाइटल देना होगा तो वो टाइटल मैं ऑब्वियसली आरआरआर को दूंगा, और इसके लिजिट रीजंस हैं। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि व्हाई आरआरआर is better than KGF chapter 1 and chapter 2। अब वो एक चीज जो इन दोनों फिल्मों के दरमियान एक डिफरेंस सेट कर देती है वो है डायरेक्शन, इनकी विजन, एग्जीक्यूशन। केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील की एग्जीक्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है और खूबसूरत है। एक लड़के की कहानी जो अपनी माँ को दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स बनने का वादा करता है। पहले चैप्टर में उसकी जर्नी दिखाई जाती है फ्रॉम नथिंग टू बिकमिंग रॉकी भाई, और दूसरे चैप्टर में उसके रूल यानी उसकी हुकूमत को दिखाया जाता है। फिल्म की सेटिंग, उसके पावरफुल कैरेक्टर्स, उसकी रेयर एडिटिंग, उसके सिनेमैटिक शॉट्स, उसकी कलर ग्रेडिंग, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स लाइक कोऑर्डिनेशन बिटवीन सीन्स एंड म्यूजिक इस चीज को लोगों का फेवरेट बनाती है। इन शॉर्ट ये एक पावरफुल स्टोरी है जिसकी एग्जीक्यूशन जानदार है। मुझे केजीएफ की सबसे खास बात ये लगी कि जब भी आप किसी प्रोटैगनिस्ट की जिंदगी के ऊपर एक मल्टीपल फिल्म फ्रेंचाइज बना रहे होते हो तो उस पूरी सीरीज में एक ऐसी मूवी जरूर होती है जो ज्यादातर वक्त पहले आती है, जिसमें उस कहानी के हीरो की स्टोरी, उसकी ओरिजिन दिखाई जाती है। और इस ओरिजिन स्टोरी को कंप्लीट करना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि इसके कंप्लीशन के बाद ही बाकी पूरी स्टोरी आगे जा सकती है। लेकिन जो क्लासिक मेथड था उसको ना चूज करके प्रशांत नील ने यहाँ पे दो अलग टाइम लाइन्स को एक मूवी में फिट करने का फैसला किया है, और इसको करना इसीलिए जरूरी था क्योंकि केजीएफ एक ऐसी फिल्म है जहां पे हमारे मेन कैरेक्टर, हमारे प्रोटैगनिस्ट की जो बैक स्टोरी है वो समहाउ हमारे प्रोटैगनिस्ट के मिशन से रिलेटेड है। अगर रॉकी की बैक स्टोरी नहीं होती तो हमें केजीएफ सीरीज आगे बढ़ती हुई कभी नजर नहीं आती। प्रशांत नील को पता था कि ओरिजिन स्टोरी कितनी इंपॉर्टेंट है रॉकी के केस में, इसीलिए उन्होंने कोशिश की है कि रॉकी की ओरिजिन स्टोरी को सिर्फ एक फिल्म में दिखाकर वो स्टोरी को आगे ना बढ़ाएं, और स्टोरी को बार बार दिखाकर आप कितनी इंटेंसिटी क्रिएट कर देते हो किसी कैरेक्टर में या किसी स्टोरी में। हमें से ज्यादातर लोग रॉकी के लिए सिंपैथी रखते हैं, इसकी वजह यह है कि बार बार फिल्म्स के अंदर रॉकी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। प्रशांत नील ने दोनों फिल्म्स में इक्वली रॉकी के ओरिजिन को डिवाइड किया हुआ है। पहले फिल्म में हमें जितनी रॉकी की स्टोरी दिखाई जाती है उतनी ही स्टोरी हमें चैप्टर 2 में भी दिखाई जाती है। ऑडियंस में तो ज्यादातर लोग इस बात पर गौर नहीं करते, लेकिन एक असल फिल्म मेकर को पता होता है कि किस तरह किसी कैरेक्टर के लिए इंटेंसिटी क्रिएट करनी होती है, और इस ओरिजिन स्टोरी को इक्वली दिखाकर, बार बार दिखाकर या फिर फिल्म में इक्वल जस्टिस देकर वो इस इंटेंसिटी को क्रिएट कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं। और अब बात करते हैं एसएस राजमौली के ऊपर जिन्होंने आरआरआर डायरेक्ट की थी। डैम इन ट्रू सेंस ही इज द जेम्स कैमरन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ही हैज सो मच अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ही डज। ही इज काइंड ऑफ अ ब्लडी मैड जीनियस। जो फिल्म्स वो डायरेक्ट करते हैं उन फिल्म्स के एक सीन को राजमौली जैसी एग्जीक्यूशन देना किसी भी डायरेक्टर के लिए एक स्केरी मोमेंट है।
इवन डायरेक्टर्स लाइक संजय लीला भंसाली जो एक आइडिया को एक हाई लेवल एग्जीक्यूशन देने के लिए फेमस है, उनके लिए भी राजमौली जैसा एक सीन क्रिएट करना इज इम्पॉसिबल। कैन यू इमेजिन अ डायरेक्टर जो एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में एक मक्खी को बंद करके दिनों तक बैठकर उसे ऑब्जर्व करते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें एक फिल्म बनानी है जिसका प्लॉट ये है कि एक प्रोटैगनिस्ट जो मक्खी है उसको एक इंसान से बदला लेना है। So strange, so unique. Can you imagine बाहुबली सीरीज without SS राजमौली? नेवर। SS राजमौली के ऊपर, उनकी फिल्मों के ऊपर, उनके डायरेक्शन स्टाइल, उनके विजन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो आने वाली है इन फ्यूचर। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा ताकि किसी भी नोटिफिकेशन से आप दूर ना रह सके। प्रशांत नील की डायरेक्शन स्टाइल, उनके हर एक फिल्म के थीम, सीक्वेंस, टोन, कलर ग्रेडिंग यानी जो डार्क जैक स्नाइडर टाइप डायरेक्शन है, कलर ग्रेडिंग है, वो एक जैसी नजर आती है। एंड दिस इज समहाउ लिमिटिंग एन आर्टिस्ट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रशांत नील अपना एक अलग ही जॉनरा क्रिएट कर रहे हैं। And on the other hand, SS Rajamouli seems fond of experimenting with visions. बाहुबली 1 और 2 के बाद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो RRR जैसी फिल्म लाएंगे जिसमें इंडिया के दो ऐसे फ्रीडम फाइटर्स की दोस्ती की दास्तान बताई गई है जो असल जिंदगी में कभी मिले ही नहीं थे। How unique and fascinating. फिल्म के शुरू होने के बाद ही टाइटल रिवील से पहले एक सीन में हमें पूरी कहानी बताई जाती है। कहानी के पूरे प्लॉट को रिवील कर दिया जाता है जिस पर लोग गौर नहीं करते। फिल्म में सिंबलाइजेशन इतनी ज्यादा है कि इस पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है और जो मैं बनाऊंगा भी। फिल्म में राम आग को सिंबलाइज कर रहा है और भीम पानी को, और हम में से हर कोई ये बात जानता है कि आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते, और इस कॉन्फ्लिक्ट को इस फिल्म में कैरेक्टर्स के जरिए से भी दिखाया गया है कि किस तरह राम और भीम एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलता है कि इन दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती होती है, और इस दोस्ती के जो हिंट्स थे वो SS राजमौली पहले ही हमें एक सीन में दे चुके थे। अगर आपको याद हो तो एक सीन में पानी के ऊपर आग लगी हुई होती है जिससे SS राजमौली हमें ये शो करना चाहते थे कि भले ही दो चीजों के नेचर एक दूसरे के अपोजिट हों, लेकिन फिर भी अगर दोस्ती उनके दरमियान है तो वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। कुछ सीन्स में राम की अपर बॉडी स्ट्रेंथ दिखाई गई है और कुछ सीन्स में भीम की लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, और लास्ट सीन्स के एक्शन में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि इन सीन्स को रेफरेंस लेकर ही एक्शन सीन्स डिजाइन किए गए हैं, जिससे ये वाजे हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे पर कितना डिपेंड करते थे अपनी एक्शन सीन्स की एग्जीक्यूशन के लिए। अपनी बेसिक स्टोरी लाइन के साथ ही फिल्म कब रामायण बन जाती है पता नहीं चलता। भीम हनुमान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिनकी फिजिक से और उनकी हैबिट्स लाइक ईटिंग अ लॉट से ये बात जाहिर करा दी जाती है। राम इज सिंबलाइजिंग राम, जो अपने मोटिव से, अपने बिहेवियर से ये बात जाहिर करते हैं कि किस तरह वो राम की स्टोरी को, राम के कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं। इनके ऊपर एक्सटेंडेड वीडियोस बनाई जा सकती हैं, लेकिन वो एक्सटेंडेड वीडियोस मैं तभी बनाऊंगा जब इस वीडियो पर मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा, इन शेप ऑफ लाइक्स और कमेंट्स, और इसके बाद फिर मैं अलग अलग शायद इनके जितने भी मोटिव्स हैं या फिर इनके अंदर जो सिंबलाइजेशन है या फिर इनकी डेप्थ जो है वो एक्सप्लेन करूँ अलग सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोज़ में। और एक और चीज़ जो मुझे पसंद आई ये थी कि जब आप सिनेमा पढ़ रहे होते हैं, व्हेन यू लर्निंग सिनेमा, तो आप चेकॉव्स गन के बारे में पढ़ते हैं, और इस फिल्म में हमें पहले ही सीन में चेकॉव्स गन के बारे में बताया जाता है, यानी स्कॉट जिस बुलेट के बारे में बात करता है वही बुलेट एंड में उसे मारने का काम करती है।